जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राकेश। ओके, तो आ चुकी है वीडियो जिसमें मैं आपके कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाला हूँ क्विकली, एक बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में, जो थोड़े से टेकी कम है उनको भी क्लियर हो जाए। पहले भी हमने ऐसी वीडियोस दिया है और आज फिर देंगे, लेकिन आज फिर कहूँगा मैं आपसे, अगर वीडियो पसंद आती है तो बिना सोचे प्लीज़ सब्सक्राइब करना। 1 मिलियन पर जाना हमें, और टेबल पर ध्यान बिल्कुल मत देना, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं, अभी वो वीडियो में वो भी है। तो सबसे पहली कंफ्यूजन, वैसे मैंने शायद 1-1.5 साल पहले हल्का सा इस पे बात किया था। काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं, स्मार्टफोन लेते हुए स्पेशली पूछते हैं भाई क्या दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम समझते हैं इसको, कि लो लाइट में जब स्लो मोशन वगैरह रिकॉर्ड करते हैं ना तो फ्लिकरिंग दिखाई देता है स्क्रीन पे, और जो रिजल्ट आता है स्लो मोशन वाला वो भी फ्लिकर, मतलब वीडियो में फ्लिकरिंग होती है बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी लगती है अगर थोड़ा लो लाइट हो या आर्टिफिशियल लाइट हो। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, मेंटोस खाने का क्योंकि इसमें है क्या, जैसे स्लो मोशन क्या हुआ, या तो 120 FPS पे होगा, या 240 FPS पे, 480 FPS, या ऐसे 960 FPS फ्रेम्स पर सेकंड। यानी कि जैसे मैंने ये एक फोटो क्लिक किया ना, इसे बोलते हैं 1 FPS, और अगर मैं 10 फोटोज क्लिक करता हूँ 1 सेकंड में तो उसे 10 FPS बोलेंगे। ऐसे ही 120 FPS 1 सेकंड में 120 फोटोज, और ये रही फोटोज, इनको जब तेजी से मूव कराते हैं तो ये वीडियो दिखता है, यानी कि वीडियो कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। तो इसके पीछे बेसिकली 2 बातें होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है, अगर मैं छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको एकदम, इस ट्यूबलाइट को देखो आप, जैसे इस लाइट में कोई फ्लिकरिंग नहीं है, नथिंग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से जाता हूँ स्लो मोशन पे, अरे भाई फोकस कर ले, बेइज्जती करवाएगा, सुपर स्लो मोशन पे चलते हैं, यहाँ पे फ्लिकरिंग और ज़्यादा है। अब देखो सारी मेन लाइटें बंद है और इसकी फ्लिकरिंग देखो कहाँ पर पहुँच गई है, लेकिन नॉर्मल वीडियो में आपकी कोई फ्लिकरिंग नहीं होती। हालांकि ये लाइट पे भी डिपेंड करता है, जैसे ये वाली जो लाइट है सुपर स्लो मोशन पे भी बिल्कुल कोई फ्लिकरिंग नहीं है। तो अभी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी होगी, भाई AC करंट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बहुत गंदी ड्राइंग है। एक साइकिल ऐसे जाती है ऊपर और ये नीचे, और ये ना मूव करती रहती है। ये 0 पॉइंट होता है, ये मैक्सिमम होता है, ये मिनिमम होता है। तो जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है ना, वो जब यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट पे, तो यहाँ वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब 0 होगी तो जो हमारा, मान लेते हैं ये बल्ब है, ठीक है गंदा सा बल्ब, जब ये साइकिल यहाँ पहुँचेगी ना 0 पॉइंट पर, तो ये ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, बहुत कम टाइम के लिए होता है, फिर ये ऑन हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो बहुत फास्टली कभी ये बंद होगा, कभी ये ग्लो होगा। जैसे आप CFL वगैरह पे देखा करो, कभी उस पर लिखा रहता है 50 हर्ट्ज, या ऐसे लाइट्स पे 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज ऐसे लिखा रहता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो वो उतनी बार 1 सेकंड में मतलब ऑन ऑफ होता है। तो हमें कैसे पता लगेगा, हमारी नॉर्मल आंखों को पता नहीं लगता कब वो ऑन हुआ कब वो ऑफ हुआ। सेम जैसे हम फोटो को तेजी से मूव करा देते हैं, वीडियो लगता है ना, तो ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा दिमाग कंफ्यूज होता है, तो हमें पता नहीं लगता कि लाइट ऑन ऑफ हो रही है। बट जैसे आप स्मार्टफोन में जाते हो, सुपर स्लो मोशन चले गए आप, 480 240 FPS, मतलब बहुत ज़्यादा 1 सेकंड में ज़्यादा फोटोज ले रहा है, तो कैमरा ना उस पॉइंट को भी कैप्चर कर लेता है जहाँ पर लाइट बंद है। जैसे मान लो 480 FPS है, तो वो 480 फोटोज जो उसने क्लिक करी है, उसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जहाँ पे लाइट वो बंद थी, उसने उसे भी क्लिक कर लिया। तो जब उनको आप मूव कराओगे तो कभी अंधेरा कभी रोशनी, कभी अंधेरा कभी रोशनी, तो वो फ्लिकर होती है लाइट। नॉर्मल फोटो में कभी अंधेरा नहीं आएगा, क्योंकि भाई जब भी आप फोटो क्लिक करोगे शटर स्पीड थोड़ी ज़्यादा देर के लिए खुलता है, और सेम 30-60 FPS पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी CFL 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। और जो मैंने ये वाली लाइट दिखाई ना, इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है भाई, बहुत फास्ट है, इसके ऊपर सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ है, तब इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल की जाती है। तो ये इतनी ज़्यादा है ना कि कैमरे को समझ नहीं आता है FPS को, कि कब ये ऑन हुआ कब ये ऑफ हुआ। लाइट इसको प्रॉपर मिल जाती है, तो इसमें फ्लिकरिंग नहीं होती। अगली कंफ्यूजन पे आ जाते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं भाई ये जो नेविक सपोर्ट है ना, ये आपको पता है नेविक सपोर्ट हमारे इसरो ने बनाया भाई, इंडिया के लिए है ये एक नेविगेशन सिस्टम। GPS US का है। कई बार अगर हमें US कुछ ऐसी लोकेशन की हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, बॉर्डर पे या कुछ भी मान लो, तो लाइक अगर हम US से कहेंगे हमें ये डिटेल चाहिए, शायद वो मना कर दे, क्योंकि कई बार GPS में बहुत सारी पर्सनल जानकारियाँ होती है जो नॉर्मल सिविलियंस तक नहीं पहुँचता, तो वो मना कर देंगे। तो हमारा अपना होगा तो हम तो यूज़ कर लेंगे, तो ये फ़ायदा भी है, इसलिए इसको लाना ज़रूरी भी था। और आप लोग पूछते हो ये काम कैसे करता है या कितना अच्छा है, ये क्या है। GPS सिस्टम में जो सैटेलाइट होती है ना, वो कोई फिक्स लोकेशन पे काम नहीं करती कि हाँ भाई इस लोकेशन पे ही काम करेगी, लेकिन जो नेविक सपोर्ट है ना, उसमें GPS प्रॉपर लोकेशन पे काम करता है, जैसे कि इंडिया के लिए काम करता है।
वैसे ज़्यादा तो नहीं जाएंगे हम लोग अंदर, लेकिन आपको पता अर्थ रोटेट करती है ना, तो सैटेलाइट भी उसी के साथ साथ उसी लोकेशन पर रोटेट करता है। तो लोकेशन जो होती है ना वो फिक्स रहती है। क्या नेविक अच्छा है जीपीएस से? यस, कई मामलों में नेविक अच्छा है। जैसे ये मैंने गूगल पे पढ़ा था कि जो जीपीएस है ना वो अगर एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना तो 20 मीटर तक का मतलब एक्यूरेसी दिखाता है, जबकि नेविक 15 से 10 मीटर, ये उल्टा बोल दिया, 5 से 10 मीटर के अंदर मतलब आपको लोकेशन तक पहुंचा सकता है। थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा है। एक्यूरेसी ज़्यादा है मतलब आपकी जो पोजीशन है ना वो भी जो मैप में दिखाई देगा वो भी ज़्यादा बढ़िया दिखाई देगा। और कई सारे प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन 720G, स्नैपड्रैगन 662, आई थिंक 865। इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ लिखा रहता है डुअल फ्रीक्वेंसी GNSS सिस्टम। एक्चुअली ये ना मतलब यहाँ पे 2 बैंड होते हैं, एक L सिस्टम होता है, S सिस्टम होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और थोड़ा सा मैंने ये भी कहीं पढ़ा है कि जो L सिस्टम होता है वो सिविलियन के लिए होता है, मतलब उसके थ्रू हम नॉर्मल लोग उससे लोकेशन देखते हैं। S सिस्टम थोड़ा सीक्रेट वाला होता है, जिसको मतलब है कुछ ज़्यादा ही वो डिफेंस वाले लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बट ये मैंने कुछ जगह पढ़ा, इसके बारे में 100% श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा सोचा बता दूं आपको। और काम कैसे करता है? ये ऑटोमेटिक काम करता है, आपको कुछ नहीं करना। आपका स्मार्टफोन अगर सपोर्ट करता है ना नेविक को, एक हार्डवेयर होता है जिसको सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है। लाइक जब भी आप स्मार्टफोन से नेविगेशन यूज़ करने जाएंगे ना तो वो क्या करेगा, पहले तो नेविक सिस्टम को सर्च करेगा, क्या मिल रहा है भाई। अगर मिल रहा है तो नेविक सिस्टम के थ्रू आपका नेविगेशन शो करेगा, और नहीं होगा तो जीपीएस पे शिफ्ट कर जाएगा। तो आपको मेहनत नहीं करनी, ऑटोमेटिक स्विच करता है, आपको तो शायद पता भी नहीं लगेगा। सॉफ्टवेयर आते हैं कुछ पता लगाने के, तो इस तरह से होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और एक कंफ्यूजन, एक्चुअली ये वाले पॉइंट ना मैं नोट कर लेता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन की वीडियो दिया था तो उसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा भाई इसमें तो प्लास्टिक बैग है, कैसे सपोर्ट करता है? ये तो सिर्फ ग्लास बैग में सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर ध्यान में अंदर चले जाओगे फिजिक्स की तरीके से तो बहुत ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे पास ये वायरलेस चार्जर पड़ा हुआ है, पहला मैं ओपन कर रहा था तो ये ओपन नहीं हुआ। दूसरा एक और पड़ा न्यू, ब्रांड न्यू, इसको ओपन करते हैं। इसको मैंने जब ओपन किया ना पूरा ये इस तरीके से ओपन होगा। ये ऊपर एक हल्की सी प्लेट लगी हुई है, प्लास्टिक की है, सेफ्टी के लिए है कोयल की, तो इसको हटा लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा वायरलेस चार्जिंग सिस्टम है अंदर। इसको ना कनेक्ट करके देखते हैं। ये तो सिंपल है कि हाँ चार्ज हो रहा है फ़ोन या नहीं वो दिखाएगा। बाकी ये है मेन कोयल। ऐसा कोयल ना फ़ोन के अंदर भी होता है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर रखते हैं, जैसे फ़ोन है ये मैंने रखा एंड यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट। इनके बीच में इंडक्शन प्रॉपर्टी होती है, वो काम करती है। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ, अब मैंने दुनिया के सारे वायरलेस चार्जर तो नहीं ओपन किए, बट ये देखो यहाँ पर ना एक ना कोटिंग हो रखी है पूरे के ऊपर। यहाँ ना कोटिंग पार्ट थोड़ा रिमूव हो रखा है, तो अंदर अगर आप देखेंगे तो लाइक ये कॉपर है, तो यहाँ से करंट पास होता है। ये एक सर्किट है, जाहिर सी बात है वो कंट्रोल करेगा क्योंकि आउटपुट हमें 10 वोल्ट का ही देना है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पर ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम करंट की हेल्प से इंड्यूस करते हैं, मतलब जैसे मैग्नेट होता है ना, चुंबक हिंदी में बोलते हैं, उसके अगर यहाँ रखते हैं तो उसके एक एरिया होता है जहाँ तक वो काम करता है। सेम कोयल इसके अंदर होता है। तो ये इसकी हेल्प से हम इसमें, अगर आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी, करंट इंड्यूस कर देते हैं। अंदर भी सर्किट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना सा लगा दिया और फिर बैटरी हमारी चार्ज होने लग जाती है। और जरूरी नहीं कि सारे वायरलेस चार्जिंग में इतने ही कोई नंबर ऑफ टर्न्स हो, ये जितनी बार इसको गोल गोल घुमा रखा है ना, लाइक ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये जो थिकनेस है ये थोड़ी मोटी भी हो सकती है। उस हिसाब से जो इसका मतलब आउटपुट है वो कम या ज़्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ना, वो प्लास्टिक और ग्लास दोनों के साथ काम कर जाता है। ये खुद भी तो प्लास्टिक का ही होता है ना, तो क्यों नहीं काम करेगा? तो इसी तरीके से उसमें काम करता है। तो मिथ था बहुत बड़ा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्लास्टिक के साथ वायरलेस चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये 3-4 बातें थी, सोचा इनको थोड़ा सा मिक्स कर दिया जाए। और जो आपको कन्फ्यूजन रहती है कमेंट में ऐसे आप डाल दिया करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।